नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम डिफेंस स्पेशल का, जहां पर बात भारत चीन संबंधों को लेकर करेंगे, क्योंकि भारत ने पूर्वी लद्दाख में हथियारों का डिपो बनाने का फैसला किया है। और तो और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इस डिपो का ज्यादातर हिस्सा जमीन के अंदर होगा। तो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी एलएसी पर भारत कर रहा है। जिस प्रकार से चीन की हरकतें हैं, उस हिसाब से चीन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इस मुद्दे को आगे डिटेल से डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक और अहम सवाल जिस पर आज बात होगी कि क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हाथ पाकिस्तान के परमाणु बम लग सकते हैं? क्या वाकई में तहरीके तालिबान यानी कि टीटीपी ने पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण किया है, उनको किडनैप किया है? क्योंकि खबरें तो कुछ ऐसी आ रही हैं कि यूरेनियम भी टीटीपी ने पाकिस्तान से चुरा लिया है और कई परमाणु साइंटिस्टों को, न्यूक्लियर साइंटिस्टों को किडनैप भी किया है। इसको आगे डिकोड किया जाएगा, लेकिन ठीक 7:30 बजे आज हमारे पास डॉक्टर भी आएंगे जिनसे हम चाइना से फैले नए वायरस के बारे में डिटेल से बातचीत करेंगे कि क्या वाकई में चीन इस नए वायरस के बारे में कुछ छुपा रहा है। क्योंकि जो चीन से अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, वो तो यही बता रही हैं कि कोरोना पार्ट 2 चीन के अंदर आ चुका है। देखिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। एलएसी पर भारत बनाने जा रहा हथियार डिपो। वाइल्ड लाइफ पैनल ने दी सेना को हरी झंडी। एलएसी पर भारत चीन की मिरर फेस डिप्लॉयमेंट। पूर्वी लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। एलएसी पर भारत बनाने जा रहा नया हथियार डिपो। वाइल्ड लाइफ पैनल ने सेना को हरी झंडी दी। एलएसी पर भारत चीन की मिरर फेस डिप्लॉयमेंट अभी भी। इस वक्त की बड़ी खबर एलएसी से, पूर्वी लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। एलएसी पर भारत बनाने जा रहा हथियार डिपो। वाइल्ड लाइफ पैनल ने दी हरी झंडी। एलएसी पर भारत चीन की मिरर फेस डिप्लॉयमेंट अभी भी बनी हुई है। पूर्वी लद्दाख में चीन को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। इस वक्त की बड़ी खबर, एलएसी पर भारत बनाने जा रहा हथियार डिपो। वाइल्ड लाइफ पैनल ने दी सेना को हरी झंडी। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद फिर एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। एलएसी पर गोला बारूद डिपो, भारतीय सेना को मिली मंजूरी। वाइल्ड लाइफ पैनल ने दी मंजूरी। हानले और फोटिला के पास ये डिपो होगा। यहां पर गोला बारूद भारतीय सेना रखेगी। इसका क्या फायदा होने वाला है वो आगे एक्सपर्ट से समझेंगे। भूमिगत गुफाओं को भी मंजूरी मिली है। अंडरग्राउंड टनल्स, आप देखिए, क्योंकि वॉरफेयर बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं। आर्मी ऑपरेशन में इसके कारण तेजी आएगी। अब भारत को, भारतीय सेना को दूर से अम्युनिशन नहीं मंगवाना पड़ेगा। 48 घंटे का अम्युनिशन वहां पर हर वक्त मौजूद रहेगा चीन से निपटने के लिए। रक्षा क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण गुफाएं भी होंगी। एलएसी से पीछे नहीं हटी है चीन और भारत की सेना। फिलहाल डिसएंगेजमेंट हुआ है, डी एस्केलेशन नहीं हुआ है, डी इंडक्शन नहीं हुआ है। तो लेकिन जिस प्रकार से चीन के तेवर हैं, भारत के तेवर उससे भी कड़े हैं इस बार, और इसी को समझना होगा। आज हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राम, जय हिंद। थैंक यू सर। शुक्रिया डॉक्टर राम। चर्चा की शुरुआत कर्नल दिनेश शर्मा सर आपके साथ मैं करूंगा। ये जो फैसला आया है कि पूर्वी लद्दाख के पास भारत एक नया अम्युनिशन डंप बनाएगा, और साथ ही में जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं उनको लेकर भी अब चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कितनी फायदेमंद ये टनल्स इस वक्त हो रही हैं। तो क्या जो जिस प्रकार से सिनेरियो बदला है जंग लड़ने का, भारत उस हिसाब से अब अपनी तैयारियों को और मजबूत कर रहा है सर?
राजेश जी, स्ट्रेटेजिकली भारत सरकार का ये एक बहुत ही फेवरेबल डिसीजन है कि उन्होंने अलाउ किया है कि फॉर्मेशन, स्टोरेज, एमिनिशन फैसिलिटीज हानले और पोतीला में बनाने की। अभी तक क्या होता था कि अगर ट्रुप्स को आपने लेस थ्रेटेंड एरिया से दूसरे सेक्टर के अंदर मूव करना है, तो एक तो उनको जो अपनी ऑथराइजेशन का अम्निशन होता था, जिसे फौजी भाषा में कहते हैं फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, तो उनको जो है लोड करके अपने साथ मूव करना पड़ता था, जिसमें कि समय लगता था और पहुंचने में समय लगता था। लेकिन ये नई फैसिलिटीज के मुताबिक जो है ट्रुप्स का मूवमेंट जो है वो स्विफ्टली होगा और आपको जो है थ्रेटेंड एरिया के इलाके के अंदर ही अम्निशन अवेलेबल होगा, आपकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज बढ़ेगी। अब आ जाता कि ये हमने क्यों एक्शन लिया। देखिए राजेश जी, 30 अक्टूबर के महीने में हमारा और चीन का एक समझौता हुआ था कि हम गलवान वैली, प्री गलवान के ऊपर जाएंगे, डेप्सांग और डैमचौक के अंदर पेट्रोलिंग होगी, ये था। तकरीबन एज पर की जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो है 90% जो है डिसएंगेजमेंट हो चुका है। जो है चाइना ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने की कोशिश की, जो कि हमारे अगेंस्ट एक वेपन के तौर के ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा जो है, इन्होंने 2 काउंटीज बनानी शुरू कर दी, 2 काउंटीज बनानी शुरू कर दी, और जो कि हमारे ईस्टर्न लद्दाख जो कि हमारे इलाके में पड़ जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि चाइना के ऊपर आप किसी तरह से भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। 18 दिसंबर को हमारे एनएस से विजिट करते हैं, बायलैटरल टॉक होती है, उस समय ये इंप्रेशन दिया जाता है कि हम जो हैं अपने डिस्प्यूट्स को, बॉर्डर मैनेजमेंट को एमिकेबली सॉल्व करेंगे, और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन जो है नई डेवलपमेंट आ जाती हैं और वो काउंटीज बनाने लग पड़ सकते हैं। तो हमें स्पेशली जो है हर हालत में चाइना के अगेंस्ट जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है काम लेना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा डिसीजन है जो पोतीला के ऊपर बना रहे हैं, 18,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, हानले के अंदर बना रहे हैं। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, आप वहां चशुल के थ्रू भी जा सकते हैं, पेगोंगसो के थ्रू भी जा सकते हैं। तो एज ए एक्स सैनिक होने के नाते मैं ये कहूंगा कि स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही सोचा समझा, बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन है। जी राजेश, फिर आता हूं आपके पास, क्योंकि मुझे और डीपली एक पॉइंट आपसे समझना है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर राम मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर राम, वाकई में चीन के ऊपर क्या ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है? जिस प्रकार से चीन बहुत बड़ी बड़ी बातें कहता है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहता है, लेकिन कथनी और करनी में उसके अंतर होता है, और ये हम 2020 में भी देख चुके हैं और 2024 में भी हमने देखा है। डॉक्टर साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक लंबा तजुर्बा आपके पास है चीन को देखते हुए। डॉक्टर साहब। राजेश जी, आपका जो शंका है बिल्कुल सही है और ये बात अपनी जगह सुनिश्चित है, पूरी दुनिया समझती है, भारत के जो नीति निर्धारक वो भी जानते हैं, और हमारे जो है रक्षा विशेषज्ञ भी अच्छी तरह पहचानते हैं कि चीन कहता कुछ है, करता कुछ है, उसके भविष्य की क्या योजना है। यद्यपि मैं बहुत पहले कह चुका हूं कि चीन एक व्यावसायिक व्यक्ति है, पर्सनालिटी है या राष्ट्र है, जिसका कि उद्देश्य जो है सामने वाले को डराकर या उसको पैसों के गिरफ्त में लेकर उसका खून चूसना, उसका शोषण करना। और आज सवाल ये है कि जो वर्तमान स्थिति आई है ये भारत सरकार ने बहुत सोच समझ कर की है। भारतीय रक्षा विशेषज्ञों की ये बहुत अहम भूमिका है, काफी समय से इसकी डिमांड थी जिसको अब पूरा किया गया है, क्योंकि इसको पूरा करने के पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ विशेष सेक्टर से परमिशन लेना पड़ती है। अब वहां पर जो है हम बंकर्स के अलावा वहां पर गुफाएं बनाएंगे, टनल्स बनाएंगे, उन टनल्स के बीच में हथियारों का, बड़े बड़े हथियारों तक को हम वहां स्टोरेज करके रख सकते हैं, जिससे कि कभी भी युद्ध की स्थिति आए तो मौके पर हम तुरंत वहां पर अपनी फौज को भेज सकते हैं। रहा सवाल ये कि ये स्थान है कौन सा? ये स्थान 1963 में जो पाकिस्तान और चीन ने जो संधि की थी, एक एग्रीमेंट किया था, उसके तहत पाकिस्तान ने ये चीन को सौंप दिया है। वो एरिया मालूम है कितना है? 5180 स्क्वायर किलोमीटर, जिसको कि हमने कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा नकारा है।
अगर चीन की हालत देखी जाए तो अभी भी वो अरुणाचल का जो हमारे यहाँ लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, उसको अपना बताता है। और वहां पर जो अभी ताजा जो जैसा कि हमारे कर्नल शर्मा जी ने बताया है कि रोहिंग्या मुसलमानों का दमन करने के बाद उनको एक तरह से चीन से उनकी संस्कृति को बर्बाद करने के बाद वहां कोई दाढ़ी नहीं रख सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजे नहीं कर सकता, कोई धार्मिक एक्टिविटी नहीं कर सकता, उस इलाके में उन्होंने चीन के अपने लोगों को बसाकर वह काउंटी बना दिए। और वो काउंटी कहां बनाई है? जो हमारा इलाका था, जो पाकिस्तान ने उनको सौंपा था। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत अंतरराष्ट्रीय, जिसको कहना चाहिए क्राइम है, और निश्चित रूप से जेनेवा समझौते का उल्लंघन है। और यही एक कारण है भारत ने अपना रुख बहुत स्पष्ट बताया है, सुदृढ़ बताया है, और इस बात के लिए उनको संदेश दिया है कि अगर दो दो हाथ होते हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। राजेश जी। ठीक है सर, मैं आपके पास आ रहा हूं कर्नल दिनेश शर्मा सर। जो पॉइंट मैं आपसे समझना चाह रहा था, क्योंकि हमने देखा किस प्रकार से अब जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसके अंदर टनल बहुत इफेक्टिव नजर आ रही हैं। और बीच में ऐसी खबरें भी, तमाम ऐसी खबरें सामने आई थी कि चीन और पाकिस्तान पीओके में काराकोरम के आसपास कई टनल्स पे काम कर रहे हैं। क्या भारत उस लिहाज से एलएसी पर या एलओसी पर अब विचार कर रहा है? और दूसरा, एक और चीज जो बड़ी उभर कर सामने आई कि मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन बहुत सक्सेस साबित हुए हैं। तो क्या जो जब ये एम्युनिशन डैम बन रहा है इसमें टनल का भी एक जिक्र आ रहा है, तो इसलिए मैंने पॉइंट आपसे पूछा है सर। राजेश जी, टनल्स की जो है ड्यूल यूटिलिटी है। टनल्स के अंदर आप अपने एम्युनिशन को स्टोरेज कर सकते हैं, जो कि एनिमी की शेलिंग से बचाव करेगा। अगर आपको याद हो कि 99 कारगिल के युद्ध के दौरान जो हमारा कारगिल के अंदर एक एम्युनिशन डंप था, उसके ऊपर पिन पॉइंट जो है पाकिस्तान ने उसके ऊपर आर्टी बम्बार्डमेंट की थी और उसे बर्बाद कर दिया था, हमें नुकसान पहुंचाया था। तो जो ओपन के अंदर हमारे एम्युनिशन डंप होते हैं वो वनरेबल हैं एनिमी शेलिंग, एनिमी एयर अटैक के और बाकी आर्टिलरी शेलिंग का। तो ये टनल जो है, टनल की ड्यूल यूटिलिटी है, आप वहां पे स्टोर कर सकते हैं। और आप टनल को ड्यूल पर्पसेस के लिए बनाते हैं कि वहां से आप अपने ट्रुप्स का मूवमेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमारे लद्दाख सेक्टर के अंदर जो खबरें आ रही हैं, पिछले साल से ही आ रही हैं कि हम कुछ एक अल्टरनेटिव रूट्स को बना रहे हैं टनल के थ्रू, जिससे कि डिस्टेंस कम हो जाता है और देयर इज ए स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर। उदाहरण के लिए अगर आपको ईस्टर्न लद्दाख के अंदर जहां चशूल, मैं उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के तौर पर दे रहा हूं कि अगर आपको जो है ईस्टर्न लद्दाख में चाइना की तरफ से किसी प्रकार का हमें खतरा महसूस होता है, अगर हमने कारगिल सेक्टर से जो है ट्रूप्स को मूव करना है, तो अभी प्रेजेंट स्टेटस में तो अगर आप कारगिल से ले तक लेके जाएंगे तो 7 से 8 घंटे लग जाएंगे, और फिर फर्दर जो है ले से अगर आपने हान ले जाओ उस तरफ है। तो इसलिए इन चीजों को, टाइम को कट करने के लिए और स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स करने के लिए टनल्स का जो है निर्माण कर रहे हैं हम लद्दाख सेक्टर के अंदर, जो कि आने वाले दिनों में हमारी एफिशिएंसी को और बढ़ाएगा। जी राजेश जी। जी सर, चलिए मैं आप दोनों के पास लौटता हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है। उसके बाद डॉक्टर राम मैं आपके पास आऊंगा। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें तो बड़ी खबर इस वक्त की एक और टीटीपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पाक के परमाणु हथियारों पर मंडराया नया खतरा, पाक परमाणु बम पर कब्जा कर सकता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। 18 पाक परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण किया है टीटीपी आतंकी, साथ में ले गए यूरेनियम। ऐसी खबरें सामने निकल कर आ रही हैं। पाक के परमाणु हथियारों पे मंडराया नया खतरा, पाक परमाणु बम पर कब्जा कर सकता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। 18 पाक परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण किया गया, टीटीपी आतंकी, साथ में ले गए यूरेनियम। पाक के परमाणु हथियारों पर मंडराया नया खतरा, पाक परमाणु बम पर कब्जा कर सकता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान।
ग्राफिक्स के जरिए डिटेल से आपको जानकारी दे दें कि ये खबर कहां से निकलकर सामने आ रही है। उसके बाद फिर अपने दोनों एक्सपर्ट के पास हम चलेंगे। टीटीपी के कब्जे में पाक के परमाणु, वॉइस ऑफ अमेरिका की ये रिपोर्ट है। वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने एक्शन लिया है और यहां पर 18 परमाणु वैज्ञानिकों का, जो कि पाकिस्तानी हैं, उनको किडनैप किया गया है। और टीटीपी ने साथ में यह दावा भी किया है कि वो यूरेनियम भी चुरा कर ले जा चुका है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। आतंकी बनाना चाहते हैं डर्टी बम, ये वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है। पाक सेना में तालिबानी सोच भी मौजूद है। जो दूसरा खतरा है वो ये है कि पाक सेना के अंदर तालिबानी सोच मौजूद है और वक्त आने पर पाकिस्तान आर्मी के अफसर ही तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं और वो पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को टीटीपी को सौंप सकते हैं। और ये पूरी दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चिंता का सबब है। यही कारण है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि अमेरिका को शक था कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो परमाणु अटैक अमेरिका तक कर सकती हैं। इसको आगे अब डिकोड करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट जो कहती है कि 18 के आसपास ऐसे परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण टीटीपी ने किया जो कि परमाणु कार्यक्रम में लगे हुए थे, और टीटीपी ये दावा भी कर रहा है कि हमने कुछ यूरेनियम जो है उसको भी हथिया लिया है। इन खबरों में कितना दम, और अगर वाकई में इसमें दम है तो ये कितना बड़ा खतरा? सर, ये बहुत बड़ा खतरा है राजेश जी। देखिएगा, इस खबर में एक चीज छुपा ली गई है, क्योंकि परमाणु वैज्ञानिकों का चुराना, उनको अपहरण करना इतना आसान काम नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश है, राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसमें ईरान भी शामिल है। तालिबान को हथियार बनाया गया है और टीटीपी को मोहरा बनाया गया है, और निश्चित रूप से अपने आर्थिक संकट से बचने के लिए ये पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों ने यूरेनियम को बेचा है। ये मुझे पूरा शक है कि एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत निकट भविष्य में जो परमाणु हथियार हैं, उन हथियारों का भी इसी तरह से स्मगलिंग होगा और वो अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ जाएंगे। लेकिन ईरान अपने आप तो उन हथियारों को सहेज नहीं सकता है, रख नहीं सकता है, अन्यथा उसके ऊपर एकदम आक्रमण हो जाएगा। ईरान की ये हरकत है, ऐसा मेरा अनुमान है, और अभी तक मेरे जितने अनुमान निकले हैं वो सही निकले हैं। एक समय था, आपको याद होगा, जिस समय इमरान खान साहब ने जो आर्मी की आलोचना की थी कि मेरे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है, मैं ओपन कर दूंगा तो सबकी पोल खुल जाएगी। तब मैंने कहा था इमरान साहब को ऐसी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बेनजीर भुट्टो का किस्सा नहीं भूलना चाहिए। और हुआ वही, उसके तीसरे चौथे दिन ही उन पर आक्रमण हो गया था। तो देखिएगा, जो अनुमान होते हैं वो अनुभव के आधार पर होते हैं, और मेरा अपना विचार ये है, काफी गहराई से सोचने समझने के बाद, इनकी मनोवृत्ति, इनके राजनीतिक सोच, इनके जो षड्यंत्र हैं, उन पर दृष्टि रखने के बाद मेरा अपना विचार ये है कि ये जो है उनका अपहरण नहीं किया गया है, उनको सौंप दिया गया है, यूरेनियम को बेच दिया गया है, जिससे कि वो आर्थिक संकट से निकल सके। क्योंकि वहां 10 बहुत बड़ी बड़ी जो फौजी अफसरान थे, उनकी बड़ी इस समय वहां पर कंपनियां चल रही हैं। वही कंपनियां फौजी साजो सामान के साथ विदेशों से डील करती हैं, और ये वेस्टर्न कंट्रीज को ब्लैकमेल करने का तरीका है कि हमारे हथियार चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमको मदद करो। राजेश जी, इसमें तो मुझे बहुत बड़े षड्यंत्र की बू नजर आ रही है। राजेश जी, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास, और डिटेल से मैं इस मुद्दे को समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन कर्नल दिनेश शर्मा सर, जो एक दूसरा पॉइंट है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा घातक है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के अंदर इस वक्त कई ऐसे अफसर हैं, जेसीओज हैं, जिनकी सोच तालिबान से मेल खाती है। कट्टरवादी उनकी जो सोच है, शरीयत लाने की जो सोच है, क्या वाकई में कितनी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं कि अगर टीटीपी हावी होता है तो पाकिस्तान आर्मी के कई अफसर, जो कि ऑलरेडी जनरल मुनीर के खिलाफ 2 धड़ों में बंटे हुए हैं, वो टीटीपी का साथ दे सकते हैं और उनकी एक्सेस परमाणु बम तक हो सकती है?
राजेश जी, ये जो पाकिस्तान के अंदर 30,000 से ज्यादा मदरसे हैं और जो वहां से बच्चे पढ़ के बाहर निकलते हैं, उसमें से अगर आप एक छोटा सा अंदाज लगाएं कि अगर कम से कम 5 या 10% बच्चे भी जो है पाकिस्तान आर्मी के अंदर ज्वाइन करते हैं, तो उनका माइंडसेट किस प्रकार से होगा, चाहे वो सिपाही लेवल पर ज्वाइन करते हैं या ऑफिसर्स लेवल के ऊपर ज्वाइन करते हैं। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो काफी हद तक रेडिकलाइज हो चुकी है, और मैं आपके साथ पूरी तरह से सहमत हूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ एक हिस्सा है जो कि टीटीपी से संपैथी रखता है और जो कि शरीयत के को लागू करवाना चाहता। अब जनरल मुनीर और जो बाकी हैं, देखिए साहब, ऐसा हो जाता है कि वेलफेयर ऑफ द सबऑर्डिनेट जो होता है वो भी एक मायने रखता है। आप अपना टेन्योर जो है एज ए चीफ ऑफ द पाक आर्मी 6 साल का करवा रहे हैं, और बाकियों का जो है, बाकी भी जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनका टेन्योर जो है बढ़ा रहे हैं आप। तो मुझे ये बताइए कि ये तो स्टैग्नेशन हो जाएगी। जो उनके नीचे वाले, उन्हें पता है कि अगले 6 साल तक तो यही लोग डटे रहेंगे और हमारे लिए ग्रोथ का कोई चांस नहीं है, तो वो भी एक प्रकार की डिसग्रंटलनेस पैदा करता है। बाकी डॉक्टर साहब ने जो कहा, मैं उनकी थ्योरी से पूरी तरह से सहमत हूं, बिकॉज जो पाकिस्तान आर्मी है वो जो उनका आर्मी का एक बेसिक काम होता है टू सेफगार्ड द फ्रंटियर, उसको करने के अलावा वो सब कुछ कर रहे हैं। वो बिजनेस चला रहे हैं, वो फौजी फर्टिलाइजर चला रहे हैं, वो डिफेंस हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन, बैंक और माइनिंग के अंदर, वो सब कामों के अंदर लगे हुए हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि उन्होंने जो है जस्ट टू अट्रैक्ट द वर्ल्ड अटेंशन, उन्होंने ये वाली घटना जो है इसको ज्यादा अंजाम दिया है। और यस, ये जो है टीटीपी, ये एक बड़ा खतरा है। मैं एक पॉइंट और कर्नल दिनेश शर्मा जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या अमेरिका इन चीजों को भांप गया था सर, जिस कारण से उसने शाहीन 3 और अबाबिल जैसी मिसाइलों के निर्माण के ऊपर प्रतिबंध लगाए हैं? क्या अमेरिका को आभास हो रहा था कि पाकिस्तान ऐसी मिसाइलें बना रहा है जो कि पेंटागन नहीं तो कम से कम तेल अबीब तक तो पहुंच जाएं और न्यूक्लियर वेपन लेकर? सर राजेश जी, एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो नेटवर्क है, इंटेलिजेंस नेटवर्क है, चाहे उनकी CIA है, जहां जो इंफॉर्मेशन वो गेन करते हैं अपनी NGOs के थ्रू फ्रॉम द वेरियस कंट्री, उनके पास ये इनपुट थी। इसीलिए उन्होंने ऑल ऑफ ए सडन जो है इनके मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर बैन लगाया है, क्योंकि अमेरिका को चिंता थी कि कहीं चाइना के उकसाने के ऊपर पाकिस्तान जो है ये मिसाइल जो है अमेरिका के इंटरेस्ट के ऊपर, या इजराइल के ऊपर, या फिर ईरान के ऊपर भी, जहां किसी और कंट्री के ऊपर भी जहां अमेरिका के इंटरेस्ट है, वहां ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसके मिसाइल सिस्टम के ऊपर बैन किया गया है। अब ये दूसरा जो है, ये जो यूरेनियम ले गए हैं टीटीपी वाले, टीटीपी अभी जो पाकिस्तान की तरफ से खबरें निकल के आ रही हैं, जो वायरल हो रहा है एक वीडियो, कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को वो फोर्स कर रहे हैं कि आप एक तो टीटीपी का अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन ना लें, और दूसरा जितने भी टीटीपी के लोग हैं जो पकड़े हुए हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। लेकिन राजेश जी, आपको ध्यान होना चाहिए कि तकरीबन 4-5 दिन पहले ही टीटीपी ने एक वार्निंग दी थी कि हम जो है आज के बाद जो है जो इंस्टीट्यूशन या इंस्टॉलेशन रन बाय द आर्मी है, हम उनको टारगेट करेंगे। और साथ में सिविलियंस को भी उन्होंने वार्न किया जो इन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, नहीं तो हम आपको भी टारगेट करेंगे। जी राजेश जी। जी सर, चलिए डॉक्टर राम मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर राम, थोड़ा सा हटकर सवाल है मेरा सर, क्योंकि जो दुबई में एक मुलाकात हुई है सर विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी के बीच, उस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में है, और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में उस तस्वीर के आने के बाद काफी हलचल है। इस्लामाबाद को समझ नहीं आ रहा है कि इस्लामाबाद अब क्या करे। तो किस प्रकार से इस मुलाकात को आप देखते हैं, और भारत तालिबान की जो ये दोस्ती है, एक नई चुनौती है पाकिस्तान के लिए? ढाका लेने की सोच रहे थे,
लेकिन अब खैबर पख्तूनवा बलूचिस्तान बचाना मुश्किल होगा। बिल्कुल सही बोला आपने। अब खैबर पख्तूनख्वा लगभग जा चुका है। वहाँ के जो लड़ाके हैं टीटीपी के, उन्होंने कई शहरों में और ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। इधर बलूचिस्तान में भी खुलकर एक तरह से गृहयुद्ध हो रहा है। तो पाकिस्तान की हालत तो खस्ता है, इसमें तो दो मत नहीं। लेकिन राजेश जी, इसकी मुलाकात जो है ये दिखाने की है। अंदर क्या है वो हमको और आपको समझना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा और अपने स्रोतों से उसकी सही जानकारी निकालना पड़ेगी। जैसे एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वो जानकारी ये है कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग इंग्लैंड में एक्टिव है। उसने 25,000 से ज्यादा जो गोरी कन्याएं हैं उनके साथ बलात्कार किया है। और इसका जो वार्निंग किसने दी है? एलन मस्क ने दी। किसको दी? इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर ने उनको दी। लेकिन वो एक बहुत जबरदस्त न्यूज है, क्योंकि यहां पर इंग्लैंड में क्या हो रहा है, इंग्लैंड में अगर वहां पर लड़की इंग्लैंड की है, अंग्रेज है, और किसी बाहर के विदेशी ने उससे शादी कर ली है, बच्चा हो गया, तो उस बच्चे को वहां नागरिकता मिल जाएगी, इनको भी नागरिकता मिल जाएगी। आज की तारीख में आप ये निश्चित मानिएगा कि जिस ढंग से इनका वहां प्रसार हो रहा है, इनकी बढ़ोतरी हो रही है, वो दिन दूर नहीं है कि इंग्लैंड का राजधर्म आप वहां क्रिश्चियनिटी से हटाकर शरीयत का कानून वहां लग जाए, क्योंकि वहां उनकी एक्टिविटी जबरदस्त है जो विस्थापितों को दिया है। और ये एलन मस्क जैसे जिम्मेदार आदमी ने ये शंका जाहिर की है। तो इससे एक तो बात अपनी जगह सही है कि आतंकवाद की जड़ें बड़ी गहरी हैं। इनका एक ही मकसद है, दुनिया से दूसरे धर्मों को सबको नष्ट कर दो। इनको यही शिक्षा दी जाती है, इनके खून में यही जीन दिया जाता है, और सिर्फ यहाँ पर उन्हीं के धर्म के लोगों को जिंदा रहने का हक है। और यही एक कारण है आतंकवाद। लेकिन ये समझना होगा, क्योंकि इटली जैसे देश समझ चुके हैं, फ्रांस को भी समझ में आ रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि ब्रिटेन को भी जल्दी ये चीजें समझ में आएगी। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कर्नल दिनेश शर्मा सर बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के उस पार HMPV वायरस को लेकर हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और समझने की कोशिश ये करेंगे कि क्या चीन वाकई में कुछ बड़ा छुपा रहा है। भारत में HMPV वायरस के 13 मामले, राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव मिली, गुजरात कर्नाटक में मिले 2-2 मामले। HMPV वायरस की रफ्तार कम हुई, ये चीन कह रहा है। भारत में HMPV वायरस के 3 मामले, राजस्थान में 6 महीने की बच्ची पॉजिटिव मिली, गुजरात कर्नाटक में मिले 2-2 मामले। HMPV वायरस की रफ्तार कम हुई, बड़ी खबर इस वक्त की। भारत में HMPV वायरस के 13 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में HMPV वायरस के 13 मामले। चलिए जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले करिए, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास हम चलेंगे, डिटेल से इस मुद्दे पर बातचीत हम करेंगे। HMPV पर चीन की चुप्पी। देखिए चाइना CDC का बयान, बड़ा बयान सामने आ रहा है। CDC कह रहा है कि HMPV के मामलों में कमी आई है, लेकिन खतरा उच्च स्तर पर है। इस बयान को मैं फिर बता दूं आपको, चाइना CDC का बयान है, HMPV के मामलों में कमी आई लेकिन खतरा उच्च स्तर पे है। लेकिन चीन कह रहा है कि वहां पर सिर्फ सर्दी और जुकाम है, ज्यादा कुछ नहीं है और हालात बिल्कुल सामान्य है। लेकिन CDC कह रहा है कि वहां पर मामले कम हुए हैं लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। चीन का दावा, HMPV एक साधारण फ्लू है। कोरोना को भी चीन ने कुछ इसी प्रकार से छुपाया था। भारत में HMPV के 13 मामले सामने आ चुके हैं। बच्चों बुजुर्गों पर HMPV का ज्यादा असर है और WHO भी चीन से लगातार इसके बारे में रिपोर्ट मांग रहा है। खबरें यहां तक हैं कि ब्रिटेन और स्पेन के अंदर भी HMPV के मरीज बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। लेकिन अब एक और ग्राफिक्स कि कैसे फैलता है वो जानकारी आपको दे दें और फिर
डॉक्टर के पास हम चलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में एक बड़ा खतरा हो सकता है HMPV। डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर के पास चलेंगे, जाने माने डॉक्टर हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर, शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर। मुझे लगता है कि 2022 के बाद आज हमारी मुलाकात 2021 के बाद हुई है, तो थैंक यू, आपने समय दिया डॉक्टर साहब। उस समय बहुत लंबी बातचीत हुआ करती थी जब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा, और मुझे आज ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि सेकंड दुख भी होता है कि सेकंड वेव जब आने वाली थी, हम लगातार चर्चा कर रहे थे, और लेकिन लोग लगातार लापरवाही बरत रहे थे, और नतीजा क्या हुआ वो पूरे देश ने फिर आगे देखा। लेकिन वो दौर मैं भूलता नहीं हूं, आपने बहुत सहयोग उस वक्त भी किया था सर, उसके लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज जो अहम मुद्दा है, क्योंकि CDC चीन का कह रहा है कि भाई वायरस है, मामले कम हो रहे हैं, लेकिन खतरा उच्च स्तर पर है। दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि नहीं, कुछ नहीं है, नॉर्मल फ्लू है, सर्दी जुकाम सर्दियों में अक्सर हो जाया करता है। तो ये जो दो बयान है, इसके बीच का जो गैप है उसको मैं आपसे समझना चाहता हूं सर। और खबरें ये भी हैं कि स्पेन और ब्रिटेन के अंदर भी अब मामले HMPV के बढ़ने लगे हैं सर। धन्यवाद राजेश जी इस आज के ज्वलन टॉपिक पे आमंत्रित करने के लिए। और जहां तक ये जरूरी बात हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाती है कि चाइना क्या कह रहा है उसको नकारते हुए हमारे भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या करे, हमें उस पर ज्यादा एम्फेसिस करना है। तो जहां तक ये वायरस में अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो हमने कोरोना के टाइम पे नोवेल वायरस बोला करते, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी हमें। लेकिन इसके साथ ऐसी बात नहीं है, ये काफी दशकों से देश में रहा है, नॉट इंडिया या चाइना, बहुत पूरे ग्लोब में कहीं न कहीं ये है रहा है। 2001 में इसकी जीनोम भी हो चुकी है। तो जहां तक इसका अगर हम उसके एसेस करेंगे, कोविड से अगर एसेस करेंगे तो हो सकता है कि हम पैनिक हों, लेकिन इसमें अगर हम इसको एज ए वायरस ले, एज ए वायरस इन्फेक्शन ले, तो हमें इसमें बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं है। जहां तक जो रिपोर्ट आ रही है, अगर कुछ इसके केसेस बढ़ते भी हैं, जैसे अभी 13 केसेस इंडिया में है, ये केसेस बढ़ते भी हैं, तो कोई बहुत ऐसा नहीं कि घबराने की बात है इसमें। दूसरी चीज जो है कि इसमें बहुत कैजुअलिटी वाले कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं आएंगे, क्योंकि अगर हम आउटलायर में देखें, कोई भी केस अगर बहुत एक्सट्रीम पे होगा तो हमें वरी करने की जरूरत है, अन्यथा ये हमारे तरफ से एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है, जैसे और अदर वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो जो गैप की आप एनालिसिस की बात करें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें पैंडेमिक की तरह हमें बहुत चिंतित होने की जरूरत है या पैनिक होने की जरूरत है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जो मेरा पॉइंट है, जो मेरे दिमाग में इस वक्त चल रहा है कि जो फर्स्ट वेव कोरोना की आ रही थी, तभी तो हम यही सोच रहे थे कि नॉर्मली है, ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है, कोई दुनिया में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर हमने सेकंड वेव में तो चीजें अलग देखी सर। राजेश जी, आपका पॉइंट जेन्युइन है, लेकिन वो एक नया वायरस था, नोवेल वायरस था, जिसके बारे में हमें जानकारियां नहीं थी कि उसको हमें कैसे एड्रेस करना है, कैसे टैकल करना है, क्या SOP होगी, क्या ब्लूप्रिंट होंगे। लेकिन इस वायरस के साथ हमारी ऑलरेडी SOP, ब्लूप्रिंट, मेडिकल गाइडलाइन सब कुछ ऑलरेडी है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी मेडिकल गाइडलाइन बनाई है और हॉस्पिटल्स को ऑलरेडी वो हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास शेयर कर चुके हैं। इसलिए उसको हम उस कोविड केस से एसोसिएट करके हम नहीं देख सकते, क्योंकि जो जानकारियां हमें इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए चाहिए, वो सारी जानकारियां सभी के पास ऑलरेडी हैं। जी, तो क्या हमें कोरोना प्रोटोकॉल्स जो थे उनका पालन करना होगा, जो उससे ज्यादा सेफ्टी होगी, या हम नॉर्मल जैसे जीवन को अपने जी रहे हैं उसी प्रकार से जीते रहें? जो गाइडलाइंस थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही थी, उसको तो हमें फॉलो करना ही था। अभी इस केस में अगर कोई गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइंस आती है या कुछ वो रिकमेंडेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उससे हमें फॉलो करना ही है। अभी प्रिकॉशंस मेजर के लिए जो हम नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, उसमें कुछ प्रिकॉशंस मेजर की आवश्यकता है। जैसे इसका भी जो सिम्टम है, सर्दी जुकाम का सिम्टम है, छींकने का सिम्टम है, इसका जो ट्रांसमिशन भी है, कांटेक्ट में आने से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो इस प्रिकॉशनरी मेजर्स को हमें ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर किसी को अगर छींक आ रहा है, बुखार आ रहा है और उसको ऐसा सिम्टम्स है, तो वो पब्लिक गैदरिंग में ना हो, लोगों से मिक्सअप ना हो, और मास्क वियर करे और औरों को भी आगाह करें, भाई मुझे एक वायरल इन्फेक्शन है, ये HMPV भी हो सकता है, तो मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा हूं, तो आप भी अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स का ध्यान रखें।
जी, बस मेरा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, पिछले एक दशक में चाहे स्वाइन फ्लू हो या फिर कोविड-19 हो या फिर HMPV हो, इस तरह की कई ऐसी वायरस सामने आए जो सांस की बीमारियां पैदा कर रहे हैं या जिसके कारण आपको सांस की समस्या हो रही है और जो हवा से फैल भी रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में इस प्रकार के वायरस और ज्यादा आएंगे जो सीधा आपके लंग्स के ऊपर अटैक करेंगे डॉक्टर साहब? वायरस हैं जितने भी आपने वायरस का नाम लिया रिस्पिरेटरी हैं, तो ये हैवी ब्रीदिंग और कफ कोल्ड ये सब कॉज करते ही हैं, क्योंकि इनका जो इन्फेक्शन मैकेनिज्म है वो यही सिम्टम्स शो करते हैं, जो कि हमारे लिए भी सब्जेक्टिव जजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, और जिसको हम भी कहते हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन है, नोजिया हो रहा है, कफ है, कोल्ड है, फीवर है, दे आर द सिम्टम एसेस करने के लिए वायरल इन्फेक्शन है। तो और भी बहुत सारे वायरस आते हैं, टाइम के साथ ट्रीट होते हैं, म्यूटेशन आ जाता है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बॉडी में डेवलप हो जाती है। तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हो सकता है आगे भी बहुत सारे ग्रुप ऑफ वायरस हैं, वो बहुत सारे वायरस ऐसे आ सकते हैं फ्यूचर में। तो ये एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, उनके लिए भी ये नेचुरल हैबिटेट है, हमारे लिए भी नेचुरल हैबिटेट है, तो वो सबके लिए ओपन है, ये नेचर की एक ब्यूटी है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं है, आगे भी ऐसे वायरल इन्फेक्शन आ सकते हैं, आते रहते हैं। लेकिन कोई वैक्सीनेशन लगवाने की जरूरत होगी डॉक्टर साहब या जरूरत नहीं है फिलहाल इस पर्टिकुलर HMPV के लिए? तभी तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट गाइडलाइन भी नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं है, तो अभी इस तरीके की कोई वैक्सीनेशन तो ऐसा कुछ है नहीं कि जिसको हम एडवाइस करें कि आपको वैक्सीनेशन लेना है। बाकी जो आपके ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं अदर इन्फेक्शंस को लेके, उनके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडी हैं, तो वो आपके लिए ऑलरेडी एक कवच साबित होंगे, प्रोटेक्टिव कवच है आपके शरीर में ऑलरेडी, अगर हम सभी वैक्सीनेटेड हैं तो। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्धार्थ सोनकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सर। तो आज डिफेंस स्पेशल में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।